8. संस्कृति की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। एक भारी दिल लिए हुए ध्रुव काफी देर तक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद सर झुकाए वो स्टेशन से बाहर चल पड़ा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला तो देखा स्वाति का नाम स्क्रीन पर आ रहा था। हेलो। कहाँ रह गए तुम? सब लोग वेट कर रहे हैं यार। हाँ, आ रहा हूँ। 1 मिनट, स्टेशन पे हो क्या अभी भी? गई ना वो संस्कृति? चली गई भाई, आ रहा हूँ मैं। ध्रुव ने फोन रखा और स्टेशन के बाहर आ गया। वहां लाइन से ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा खड़े थे, लेकिन वो पैदल ही घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसने संस्कृति को कॉल किया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्यों आया इस शादी में? साला दिल भी एक नंबर का इडियट है। उसी पर आता है जो ज्यादा भाव खाता है। संस्कृति के बारे में सोचते हुए ध्रुव लगभग 40 मिनट वॉक करके निखिल के घर पहुंचा। 2 मंजिला घर जो अभी फूलों, कलरफुल लाइट से सजा हुआ था। नई बहू से मिलने के लिए अंदर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ध्रुव ने एक नजर अंदर दौड़ाई और फिर बाहर रखी एक चेयर पर बैठ गया। उसने फोन निकाला और संस्कृति को फिर से कॉल किया, लेकिन बेल बजती रही। तभी अंदर से स्वाति आई। अरे तुम कब आए? एंड व्हाई आर यू सिटिंग हियर? कहाँ रह गए थे? 10 मिनट का बोल के 2 घंटे लगा दिए तुमने ध्रुव। अरे नहीं, वो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला, पैदल आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। रात को हम भी वापस चलते हैं। क्यों? कल सारी रात जाग के मैं आई, दिन में फिर इतना ट्रैवल किया। अब तुम कह रहे हो कि रात को ही वापस चलते हैं? ध्रुव, आई एम नॉट अ सुपरमैन, ओके? सॉरी, सुपर वुमन। आई नीड रेस्ट। 1-2 दिन बाद ही चलेंगे। अभी तो हमने इटारसी भी नहीं घूमा। इटारसी में क्या है घूमने लायक? अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, कल चलते हैं। नो वे, मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही। अभी भाभी से मिली भी नहीं ढंग से यार। अच्छा अब चलो अंदर, सब तुम्हें ही पूछ रहे हैं। स्वाति ध्रुव का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई। लिविंग रूम में निखिल, उसके पापा और मौसाजी बैठे हुए थे। अंदर दूसरे कमरे में औरतें कंचन के साथ बैठी हुई थी। स्वाति ध्रुव को छोड़ के कंचन के पास चली गई। निखिल उठ के ध्रुव से मिला। कहाँ रह गया था भाई? ग्वालियर चला गया था क्या संस्कृति को छोड़ने? अबे ट्रेन लेट थी उसकी। स्टेशन पे अकेले छोड़ के आ जाता तो तुम लोग ही कहते ट्रेन में बिठा के तो आना था। हाँ भाई, इतना सीरियस क्यों लग रहा है? चल बैठ आराम से। निखिल और ध्रुव सोफे पे बैठ गए। अंदर के कमरे में बहुत सी औरतें कंचन को घेर कर बैठी हुई थी। स्वाति निखिल की मम्मी के पास गई और उनका हाथ पकड़ा। मौसी जी, वो रस्म भी होती है ना, जब बहू ससुराल में पहली बार कोई स्वीट डिश बनाती है? हाँ होती है ना बेटा। अभी कंचन बहू भी सबके लिए बनाएगी। क्या बनाने वाली है? हलवा, खीर, आइसक्रीम या बालूशाही या? बेटा खीर बनाएगी। ओके कंचन भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आई वॉन्ट टू सी हर चीज कैसे होती है। शादी के बाद मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना। तुम्हें खीर बनानी नहीं आती? आती है, लेकिन अच्छी वाली नहीं आती। मैं सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। सच? स्वाति ने मौसी को गले लगा लिया। रात के 9 बजे के करीब संस्कृति ग्वालियर पहुंच गई। उसने प्लेटफॉर्म पर उतर के फोन चेक किया तो ध्रुव के 5 मिस कॉल दिखे। कुछ सेकंड के लिए उसने कुछ सोचा और फिर बैग लेके स्टेशन के बाहर निकल गई। वहां से उसने ऑटो पकड़ा और 20 मिनट में घर पहुंच गई। घर की बेल दबाई तो मम्मी ने दरवाजा खोला। संस्कृति की माँ एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी। माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, एवरेज हाइट, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा दुबली। उम्र होगी लगभग 57 के करीब। आ गई मेरी बेटी। कैसी रही शादी? ठीक थी माँ। संस्कृति अंदर आई और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने यहाँ वहां देखा। पापा कहाँ हैं? दूध लेने गए हैं, आते ही होंगे। अच्छे से बताना शादी कैसी रही। बोला तो माँ, ठीक थी। संस्कृति ने कमरे में जाकर बेड पर अपना बैग रखा और सामान निकालने लगी। उसकी माँ भी पीछे से आ गई। सिर्फ ठीक थी? अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में तुझे मजा नहीं आया? बहुत मजा आया मम्मी। क्या हुआ तुझे? इतना रूखा रूखा सा जवाब क्यों दे रही है?
कुछ हुआ क्या शादी में? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बता ना। संस्कृति ने बैग से एक पैकेट निकाला और माँ को पकड़ाया। अच्छा वो सब छोड़ो, आपके लिए देखो आंटी ने साड़ी और चांदी का सिक्का दिया है। माँ ने झट से पैकेट खोला और साड़ी बाहर निकाली। वाह, साड़ी तो बड़ी सुंदर है। तुझे कुछ नहीं दिया? मुझे भी सूट दिया है, ये देखो ना। उसने सूट निकाल के माँ को दिखाया। अच्छा, शादी की फोटो तो दिखा। देखो कंचन कैसी दिख रही थी। संस्कृति ने अपना मोबाइल निकाला और गैलरी में फोटोज निकालकर फोन माँ को दे दिया। वो वापस अपना सामान निकालने लगी। कंचन कितनी प्यारी लग रही है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये लड़का कौन है? कौन लड़का? यही जो हर फोटो में तेरे साथ है। संस्कृति ने बैग से सामान निकालते हुए एक नजर मोबाइल पर डाली। उसने देखा उसकी जितनी भी फोटोज थी उनमें ध्रुव उसके आसपास ही खड़ा था। अरे वो निखिल की मौसी का लड़का है। अच्छा, नाम क्या है? ध्रुव। तुम पहले से इसे जानती हो क्या? नहीं माँ, शादी में ही मिला। अच्छा बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को है? क्यों नहीं है, बोल क्या खाएगी? फिलहाल तो कुछ भी चलेगा। तेरी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाई थी, पराठे बना देती हूँ। इतना कह के संस्कृति की माँ किचन में चली गई। संस्कृति ने एक लंबी सांस ली और बैग खाली करने लगी। रात के समय स्वाति ने वही ड्रेस पहनी जो उसने पानागढ़ के मार्केट से खरीदी थी। पिंक कलर का सूट, पिंक दुपट्टा जिस पर हल्के हरे रंग के छोटे छोटे फूल से बने हुए थे। उसने देखा ध्रुव घर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा था। वो उसके पास गई। उसे देखते ही ध्रुव ने अपना फोन पॉकेट में डाल लिया। कैसी लग रही है मेरी न्यू ड्रेस? हाँ या गुड। ओनली गुड? अरे वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड, कमाल। ओहो, सिर्फ ड्रेस कमाल की लग रही है और मैं? यू टू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरत तो तुम पहले कभी लगी ही नहीं। झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सीइंग, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? लगता है संस्कृति। यार संस्कृति संस्कृति संस्कृति, तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या करने के लिए? संस्कृति के टॉपिक को छोड़ो और आगे बढ़ो। ओके फाइन। सुनो, कंचन भाभी ने खीर बनाई है, बुला रही है खाने के लिए। ओ खीर, हाँ चलो चलो। दोनों अंदर की ओर चले गए। ग्वालियर में संस्कृति अपने बेड पर लेटी हुई थी। अपने फोन पे ध्रुव के मिस कॉल्स देख रही थी। तभी माँ आ गई। चल खाना लगा दिया। संस्कृति ने फोन बेड के साथ लगी टेबल पर रखा और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। उसने देखा उसके पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना शुरू कर चुके थे। संस्कृति के पापा के सर के बाल जा चुके थे और दिखने में दुबले पतले से थे। उम्र होगी लगभग 65 के करीब। संस्कृति डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गई और खाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने पापड़ लाकर उसकी थाली में रखा। तुमने बताया नहीं, वो लड़का कौन था? लड़के की बात सुनते ही पापा के कान खड़े हो गए। कौन लड़का? अरे शादी में इससे मिला, इसकी फ्रेंड का देवर है। दिखाओ फोटो। पापा प्लीज फिर मत शुरू हो जाना। लड़का तो अच्छा दिख रहा है, देखो। माँ ने संस्कृति के पापा को फोन दिया। पूरे समय संस्कृति के साथ था। क्या नाम बताया था बेटा? ध्रुव। माँ दिखने में तो अच्छा है, कैसा लगा तुम्हें? नेचर कैसा लगा? ओहो आप लोग ना, मैं कितनी बार बोलूं मुझे शादी नहीं करनी। तुम अपना प्रॉमिस मत भूलो सुक्कू। क्या कहा था तुमने पिछले महीने? कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो शादी कर लोगी। हाँ लेकिन ही इज नॉट द वन। एंगेज्ड है वो, 1-2 महीने में उसकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही माँ और पापा को लगा जैसे उनके सारे जोश पर पानी फिर गया। दोनों शांत होकर खाना खाने लगे। ध्रुव, स्वाति, कंचन और निखिल साथ में डिनर कर रहे थे। भाभी आपसे मेरी बहुत पटने वाली है। पूछो क्यों? क्यों? सी नो, हमारी चॉइस कितनी मिलती है। आपने भी पिंक पहना है, मैंने भी पिंक पहना है। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यू आर राइट स्वाति। एक्चुअली नो, भाभी इज बेटर। तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। क्यों ध्रुव, भाभी कह सकती हो ना? इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोलता, स्वाति बोल पड़ी। व्हाई नॉट भाभी, ग्रेट आइडिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा भाभी सुन के। कंचन ने स्वाति को स्माइल दी और खाना खाने लगी। अच्छा ध्रुव, संस्कृति ग्वालियर पहुंच गई है, उसका कॉल आया था। ये सुन के ध्रुव थोड़ा अलर्ट हो गया। कंचन भाभी को कॉल कर दिया और मेरे एक भी कॉल का कॉल बैक नहीं आया है। निखिल, हम कल सुबह इंदौर के लिए निकल जाएंगे। इतनी जल्दी?
अरे मैं तो आज ही जाना चाहता था, लेकिन स्वाति नीड्स रेस्ट, इसलिए सोचा आज और रुक जाते हैं। तभी वहां मौसा जी आ गए। रुको यार ध्रुव, बार बार नहीं मौका मिलता। कल पचमढ़ी चलते हैं घूमने। यहाँ तक आए हो तो सप्तुरा की रानी तो देखते जाओ। अरे मौसा जी फिर आ जाएंगे कभी। बेटा ये फिर कभी नहीं आता। जो चीज दिल में आए वो कर देना चाहिए, वरना जैसे अभी मलाल कर रहे हो ना, हमेशा करते रह जाओगे। स्वाति ने ध्रुव की ओर देखा। मलाल? किस चीज का मलाल? ध्रुव ने स्वाति से आंखें चुराई। मौसा जी को एहसास हुआ कि उनके मुंह से क्या निकल गया था। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, मैं तो ये बोल रहा था कि यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घूम भी लो, फिर बाद में पछतावा ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुव को मेरे साथ आके पछतावा हो रहा है। पछतावा? पछतावा क्यों होगा? तुम भी ना स्वाति। वैसे स्वाति भाभी, ध्रुव अभी आपको जच नहीं रहा तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में इससे भी बढ़िया लड़के हैं, कहो तो मिलवा दूं। सभी हंस पड़े। मौसा जी की हंसी कुछ ज्यादा ही तेज थी। स्वाति बेटा, देख लो तुम्हारे कितने शुभ चिंतक हैं, अभी से ही ऑप्शंस बता रहे हैं। स्वाति की यही तो क्वालिटी है, आते ही सबको अपना फैन बना लिया। हाँ, बट मुझे लग रहा है कि ध्रुव किसी और का फैन बनता जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंचन भाभी का फैन। स्वाति चुप हो गई। रात को ना ध्रुव को नींद आ रही थी ना संस्कृति को। ध्रुव ने जब देखा कि स्वाति गहरी नींद में सो चुकी थी, वो कमरे से बाहर निकला और कमरे से लगी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर छत पर पहुंच गया। वहां जाके उसने फिर से संस्कृति को फोन लगाया। वहां संस्कृति ने मोबाइल स्क्रीन पर जब ध्रुव का नाम देखा, उसने फोन साइलेंट पर कर दिया और स्क्रीन पर उभर रहे ध्रुव के नाम को कुछ देर तक देखती रही। थोड़ी देर में रिंग बंद हो गई। ये क्या समझती है अपने आप को? एक बार फोन उठा के बात नहीं कर सकती? बहुत हो गया, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगा। जब बात करनी होगी तो खुद करेगी। अगले दिन सुबह जब संस्कृति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी घर की बेल बजी। उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी और पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसने अपना बैग उठाया और तेजी से दरवाजे की ओर गई। बेल लगातार बज रही थी। आई तुम यहाँ? यहाँ? संस्कृति के सामने अंकुश खड़ा था। मैंने तो सोचा था मुझे देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगी संस्कृति, लेकिन तुम्हारे फेस पर तो शॉक, ओ माय गॉड, शॉक नजर आ रहा है। नहीं, वो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स इट्स अ सरप्राइज। इनफैक्ट बहुत अच्छा सरप्राइज है। बस सोच रही हूँ कि कल ही तो तुम साथ थे और आज यहाँ। बस मैं ऐसा ही हूँ, कभी भी कहीं भी आ धमकता हूँ। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अरे नो, कम इन। मम्मी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। इनफैक्ट मम्मी, देखो ना कौन आया है। अंदर से संस्कृति की माँ निकल के आई। अरे कौन है? उन्होंने देखा कि संस्कृति के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। अंकुश उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। पहचाना? माँ ने अंकुश को ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों आंटी को परेशान कर रही हो, बता दो ना। ओहो, गेस तो करने दो उनको। तुम अंकुश हो ना? वाह आंटी, आपने तो मुझे पहचान लिया। यू नो मी। अंकुश ने आगे बढ़ के माँ के पैर छुए। कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें, काफी बदल गए हो। अपने अंकल आंटी को तो भूल ही गए। भूल तो कभी नहीं सकता। आई हैव अ लेजर शार्प मेमोरी, एलिफेंट मेमोरी आंटी। आपके हाथों के मुगलाई पराठों का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। आई कैन किस योर फिंगर्स राइट नाउ। बस झूठी तारीफ मत करो। अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम दोनों बातें करो, मैं जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। संस्कृति डार्लिंग, तुम ऑफिस के लिए लेट तो नहीं हो रही ना? नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। तुम लेकिन यहाँ कैसे, वो भी एकदम से? बस कल जब पता चला था स्टिल सिंगल, मेरे दिल ने कहा फिर एक ट्राई मारते हैं। लेट्स ट्राई अगेन, नेवर गिव अप। ओह माय गॉड, व्हाट्स माय एटीट्यूड।
अंकुश लिसन, डोंट फ्लर्ट विथ मी, हाँ? सच बताओ क्यों आए हो? एक्चुअली कल तुम जब मिली तो ग्वालियर से जुड़ी सारी यादें ताजा हो गई। फ्रेश फ्रेश मिंटो फ्रेश। वो कॉलेज के दिन, बंकिंग, रात की पार्टीज, बस पढ़ाई याद नहीं आई। यू नो व्हाट? अच्छा, पढ़ाई किसको याद आती है? एग्जैक्टली। तो बस सोचा कि पुराने दोस्तों से एक बार फिर कैच अप किया जाए, स्पेशली तुम जैसे खूबसूरत दोस्तों से। अंकल आंटी से भी काफी सालों से मिला नहीं था, तो सोचा उनसे भी मिल लूंगा और साथ में तुम्हारे साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा, है ना? तुमने कहा था ना कि कभी ग्वालियर आओ, लो आ गया। You know what? I'm really happy to see you here. अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी। लो क्यों संस्कृति? व्हाई लो? यार पता नहीं, जब से शादी से वापस आई हूँ बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तभी संस्कृति की माँ एक ट्रे में चाय और बिस्किट लेके आ गई। अगली बार जब आओ तो बहू और बच्चों को भी साथ लाना अंकुश। ये बात सुन के अंकुश हंसने लगा। संस्कृति ने उसकी हंसी पे ध्यान नहीं दिया, वो गुमसुम सी थी। श्योर आंटी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम अब कहाँ रहते हो? अंकुश ने चाय का कप उठाया। दिल्ली में हूँ आंटी, एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। यू नो कॉर्पोरेट एमएनसीज एंड ऑल ऑफ दैट। वाह, कितने दिनों के लिए यहाँ हो? काम से आए हो क्या? नहीं नहीं आंटी, बस ऐसे ही पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। यू नो योर डॉटर। अच्छा किया। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। अंकुश ने संस्कृति की ओर देखा। तुम शाम को कितने बजे फ्री हो जाती हो संस्कृति? वैसे तो ऑफिस से मैं 5 बजे तक निकल जाती हूँ, उससे ज्यादा वैसे भी मुझसे नहीं होता। ओके, आई विल कॉल यू। वैसे तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा। अंकल कहीं दिख नहीं रहे कहीं? सब्जी लेने गए हैं। चलो मैं शाम को मिलता हूँ उनसे। तुम्हें ड्रॉप कर दूं ऑफिस तक? नो दैट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। परेशान क्या होना, तुम लोगों से ही तो मिलने आया हूँ। प्रवीण की कार है मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलो। संस्कृति ने अपना बैग लिया और दोनों घर के बाहर आ गए। अंकुश और संस्कृति कार में निकल गए। घर के दरवाजे पे खड़ी हुई संस्कृति की माँ उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी ही देर में कार गली से निकल के मेन रोड पर आ गई। यहाँ से लेफ्ट। तुमने बताया नहीं तुम्हारी वाइफ कैसी है? लास्ट टाइम मुझसे मैं शादी पे ही मिली थी। डिवोर्स हो गया यार। व्हाट? कब? 1 साल हो गया। ओह आई एम सॉरी, लेकिन हुआ क्या था? तुम दोनों को देख के तो कभी लगा नहीं कि अलग भी हो सकते हो। टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं संस्कृति। वैसे भी तुम उसे 1-2 बार ही तो मिली थी। या राइट, 1-2 बार मिलकर कहाँ समझ में आता है कि इंसान कैसा है। तभी संस्कृति को ध्रुव का ख्याल आया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके लगता है कि सब कुछ एक ही मुलाकात में जान लिया। लेकिन डिवोर्स का रीजन क्या था? लॉन्ग स्टोरी, कभी आराम से बताऊंगा। संस्कृति ने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठ के निखिल के पापा और मौसा जी के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी वहां स्वाति आई। उसके हाथ में जलेबी की प्लेट थी। स्वाति, तुमने पैकिंग कर ली? निकलते हैं कुछ देर में। अरे मेरे भाई, कहाँ जा रहा है? किस बात की जल्दी है? हम सब आज पचमणी चल रहे हैं, मिनी बस वाला आता ही होगा। कल बात हो गई थी अपनी। हाँ लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, एडवांस भी दे दिया है गाड़ी वाले को। रात तक वापस आ जाएंगे, फिर निकल जाना, कोई नहीं रोकेगा। ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा। इस ट्रिप पे चलने के लिए निखिल, कंचन, ध्रुव, स्वाति और मौसा जी के अलावा निखिल के मम्मी पापा और उसके ताऊजी ताई जी भी तैयार हो गए थे। कुछ ही देर में मिनी बस गेट के सामने आके खड़ी हो गई। सभी बस में बैठे और ट्रिप के लिए निकल गए। कुछ 20 मिनट के बाद स्वाति ने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर भैया गाने ऑन कर दीजिए ना। ड्राइव का सही मजा तो गानों के साथ ही आता है। हाँ जल्दी लगाओ भाई, इसके पहले कि ये बोलना शुरू कर दे। मौसा जी की बातें सुन के सभी को हंसी आ गई। स्वाति ने मुंह बना लिया। इतनी भी बातें नहीं करती मैं मौसा जी। आई पर्सनली थिंक कि बातें करने से टेंशन कम होती है। अदरवाइज चुपचाप बैठने से अंदर ही अंदर आपके थॉट्स चलते रहते हैं, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। पॉजिटिव हुए तो फिर भी नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तब तो भाई। इसी बीच मौसा जी उठे और उन्होंने जाके गानों का वॉल्यूम बढ़ा दिया और देखते ही देखते तेज वॉल्यूम में स्वाति की आवाज खो गई। स्वाति ने जब ये रियलाइज किया तो वो चुप हो गई। सभी स्वाति से मुंह छुपाकर हंसने लगे। इसी शोरगुल से दूर ध्रुव बस की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था, बिल्कुल शांत, गुमसुम सा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ संस्कृति छाई हुई थी। कॉल करूं?
छोड़ो, जब उसे परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? अगले ही पल ध्रुव ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला, लेकिन फिर झट से वापस रख दिया। दोपहर के लगभग 12 बजे थे। संस्कृति ऑफिस में अपनी डेस्क पे बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी पियून ने आके उसकी टेबल पर एक चाय रखी। मैडम चाय। इसमें कितने % चाय पत्ती पड़ी है? जी क्या बोली मैडम? कुछ समझ नहीं आया। क्या %? कुछ नहीं, तुम जाओ। संस्कृति ने खिड़की से बाहर भागते हुए ट्रैफिक की तरफ देखा, फिर उसकी नजर चाय पे गई। उसके कानों में ध्रुव की आवाज गूंजी। शक्कर 1.5 चम्मच ही डालिएगा, दूध आधे कप से थोड़ा ज्यादा और 75% चाय पत्ती। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर जैसे वो मुस्कान किसी दर्द में बदल गई और गायब हो गई। उसने मोबाइल उठाया और चेक किया। सुबह से ध्रुव का कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं आया था। फिर उसने बाकी लोगों की नजरों से बच के ध्रुव की प्रोफाइल पिक्चर देखी। कुछ सेकंड तक वो उसे गौर से देखती रही। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने झट से फोन उठा लिया। हाँ अंकुश। आई एम कमिंग टू योर ऑफिस बाय 5। चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओके देन। संस्कृति ने मोबाइल टेबल पर रखा और अपने काम पर वापस लौट गई। लगभग 4 घंटे में मिनी बस पचमढ़ी पहुंच गई। बस एक वाटरफॉल के पास जाके रुकी और सभी वाटरफॉल देखने निकल गए। ध्रुव सबकी जिद पर पचमढ़ी घूमने साथ तो गया था, लेकिन उसका मन ना बातों में लग रहा था ना घूमने में। ये बात कांचन ने भी नोटिस की। जब सभी वाटरफॉल देखने एक पहाड़ी के पास रुके, तब कांचन ध्रुव के पास आई। ध्रुव सबसे अलग थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर बैठा था। ध्रुव, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं भाभी, आइए ना। कंचन उसके बगल में जाके बैठ गई। कल से देख रही हूँ आप एकदम चुपचाप से हो गए हैं, ना ज्यादा बातें ना किसी से मिलना। शादी की रात तो सबसे ज्यादा आप ही एक्साइटेड थे, अब क्या हो गया एकदम से इतना चेंज? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, अब स्वाति आ गई है ना, उसके बोलने के सामने मैं कम बोलूं वही बेटर रहेगा। अगर हम दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों स्वाति? चलिए मान लेती हूँ आपकी बात। बात से याद आया, आपकी संस्कृति से बात हुई क्या? नहीं। अरे क्यों? एक रात में आप दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे तो लगा ग्वालियर पहुँच के वो सबसे पहले आपको कॉल करेगी। बिजी हो गई होगी। वैसे भी एक रात की दोस्ती को कौन याद रखता है? संस्कृति ऐसी नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ। वेट, मैं अभी कॉल करती हूँ। अरे नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसी बहाने मैं भी बात कर लूंगी। लगाती हूँ। कंचन ने संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति और अंकुश एक कॉफी हाउस में बैठे थे। संस्कृति ने जब मोबाइल स्क्रीन पे कंचन का नाम देखा तो उसने तुरंत फोन उठा लिया। हाय मेरी जान, कैसी है? एकदम मस्त। हम सब पचमढ़ी में एक वाटरफॉल देखने आए हैं। तू भी होती तो बड़ा मजा आता। कम से कम किसी का मन तो लगा रहता। कंचन ने तिरछी नजर से ध्रुव को देखा। ध्रुव शर्मा गया और कहीं और देखने लगा। किसका मन? हमारे साथ ध्रुव और स्वाति भी हैं। ओ, वो लोग इंदौर नहीं गए? आज जाना था, लेकिन सबने जिद की तो नहीं गए। फिर हमने घूमने का प्लान बना लिया। यार तू भी गजब है, सारी रात ध्रुव से बात करती रही और ग्वालियर पहुंचते उसे भूल गई। एक कॉल तक नहीं किया। अरे वो टाइम ही नहीं मिला। I'll call him, don't worry. ध्रुव मेरे बगल में ही बैठे हैं, उन्हें फोन दो। नहीं नहीं, I'm a little busy right now. We'll call him later. ओके बाबा, जब तुझे टाइम मिले तब कर लेना। नए दोस्तों को इतनी जल्दी नहीं भूलते। चल बाय, टेक केयर। हाँ तू भी अपना ख्याल रखना। We'll talk soon. कंचन ने फोन रखा और ध्रुव की तरफ देखा। ग्वालियर पहुंच के बिजी हो गई, आराम से कॉल करेगी आपको। करे ना करे आई डोंट केयर। आपने भी ना बेकार में बोल दिया, बगल में बैठा है। इट्स ओके देवर जी। ध्रुव इधर आओ ना। वहाँ क्या बैठे हो? देखो कितना मजा आ रहा है वाटरफॉल के नीचे। कंचन भाभी आप प्लीज उसको लेके आओ। चलो भाई, चलना ही पड़ेगा अब तो, वरना वो यहाँ आ जाएगी। भाभी मुझे नहीं भीगना, आप जाओ। अरे चलो, लड़कियों जैसे भाव मत खाओ। कम। कंचन ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और वाटरफॉल के पास ले गई। स्वाति ने ध्रुव को अपने करीब खींचा और दोनों वाटरफॉल के नीचे आ गए। निखिल के मम्मी पापा और ताऊजी ताई जी सभी झरने में भीगने के मजे ले रहे थे। दूसरी तरफ कंचन के फोन के बाद संस्कृति एक बार फिर ध्रुव के बारे में सोचने लगी। कल हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। स्वाति तो नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ट्रेन की तरह रोक ही नहीं रही थी। उसके सामने तो मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया था यार। ध्रुव भी कम नहीं है। एक बार शुरू होता है तो उसका भी ब्रेक फेल हो जाता है। कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं लेता।
यू वोंट बिलीव, शादी की रात उसने मुझे चाय बनाने पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। इतने परसेंटेज चाय पत्ती, इतना दूध, इतनी शक्कर, उफ एकदम पागल है। संस्कृति ने महसूस किया कि ध्रुव की बातें करके वो अचानक एक्साइटेड सी हो गई थी, जैसे उसकी लाइफ में खुशी वापस लौट के आ गई थी। तभी उसने अपने आप को थामा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। अंकुश उसे ही देख रहा था, लेकिन कई बार उसकी बातों से इरिटेट भी हो जाती थी, रुकता ही नहीं था। अच्छा हुआ कल उसकी फियांसे आ गई और उसने बोलना शुरू कर दिया, नहीं तो तुम देखते ध्रुव की नॉन स्टॉप चैटर। मैं देख रहा था मौसा जी भी इरिटेट हो रहे थे यार। उनके तो चेहरे से लग रहा था कि वो दोबारा हमारे साथ क्या किसी भी ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। नो ट्रैवल एनीवेयर। चले? हाँ। अंकुश ने काउंटर पर जाकर पैसे दिए और दोनों कॉफी हाउस से बाहर निकल गए। फिर अंकुश ने संस्कृति को घर छोड़ा। संस्कृति ने कार से उतर के उसकी ओर देखा। तुम आज रात डिनर पे क्यों नहीं आ जाते? मम्मी कह रही थी तुम्हें कह दूं 9 बजे आ जाने को। ग्रेट, वैसे भी आंटी के हाथ के पराठे खाए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस। आई विल बी देयर बाय 9। ये कह के अंकुश ने कार आगे बढ़ा दी। संस्कृति घर के अंदर आई तो उसकी माँ लिविंग रूम में ही बैठी थी। अंकुश नहीं आया? नहीं, 9 बजे आने को बोला है उसको। अच्छा मम्मी प्लीज 1 कप चाय बना दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बेटा अभी बनाती हूँ, तुम आराम करो। संस्कृति अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उसका मन बेचैन सा हो रहा था। फिर वो उठी और छत पे जाके बैठ गई। आसमान साफ था। खुली हवा में सांस लेने से उसके मन की बेचैनी थोड़ी कम हुई। थोड़ी देर में माँ उसके लिए चाय ले आई। मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली है, जब अंकुश आएगा तो गरम गरम पराठे बना दूंगी। ओके। माँ ने संस्कृति के सर पर हाथ फेरा और नीचे चली गई। तभी संस्कृति के कानों में ध्रुव की आवाज गूंजी। तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। ध्रुव की आवाज ने संस्कृति को इस बार ऐसा छुआ कि उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। संस्कृति ने तुरंत मोबाइल उठाया और ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव सभी के साथ पचमढ़ी की गुफाएं घूम रहा था। मौसा जी गुफाओं के बारे में सभी को बता रहे थे। ये वही गुफाएं हैं जहाँ पांडवों ने अपने वनवास का समय बिताया था। कितने दिन रुके थे यहाँ मौसा जी? रेनी सीजन में तो प्रॉब्लम आती होगी ना? यहाँ कितना पानी भर जाता होगा, फिर वो कहाँ जाते थे? बेटा वो कल थोड़ी ना आए थे, हजारों साल पहले आए थे। इतने अरसे में मौसम बदलता है कि नहीं बदलता? स्वाति चुप हो गई। निखिल को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कांचन भी मौसा जी को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलो भाई चलो, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव सबसे पीछे चल रहा था। सभी लोग एक गुफा के अंदर घुसे। ध्रुव भी एंटर करने वाला था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पे देखा कि संस्कृति का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके कदम वहीं रुक गए। वो गुफा के अंदर ना जाके वहीं एक पहाड़ी के आड़ में चला गया। उसने फोन उठाया। हाय। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हाय। वो कंचन का जब कॉल आया उस वक्त तुमसे बात नहीं कर पाई थी तो इसलिए। हाँ भाभी ने बताया। वैसे तुम काफी बिजी हो गई हो ग्वालियर पहुंच के। हाँ वो ऑफिस का काम काफी पेंडिंग पड़ा था तो बस वही निपटाने में लगी थी। और आज सुबह अंकुश भी तो आ गया था। अंकुश, वो तुम्हारा कल वाला फ्रेंड? हाँ बस ऐसे ही अचानक सरप्राइज दे दिया उसने। कल ही तो मिला था, ये कैसा सरप्राइज है? देखो ध्रुव, मैं भी उसका आना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो इस हिसाब से आई गेस कि ये सरप्राइज ही हुआ। ओ तो तुम अंकुश के साथ बिजी थी, तभी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। ओ यार ध्रुव, यू आर राइट एक्चुअली। जब कंचन का कॉल आया था ना, तब भी मैं अंकुश के साथ ही थी। वैसे तुम लोग साथ में क्या कर रहे थे? कॉफी पी रहे थे ध्रुव। सिर्फ कॉफी? कुछ खाना वाना नहीं खाया? हाँ खाएंगे ना, मम्मी ने उसको डिनर पे इनवाइट किया है। ओ
तो उसका अब तुम्हारे घर में भी आना जाना है। ध्रुव, यू आर फॉरगेटिंग कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था। मम्मी पापा उसको तब से जानते हैं एंड दे लाइक हिम टू। सही है, दे लाइक हिम एंड ही लाइक्स यू। बढ़िया। वो कल बोल भी रहा था ना कि तुम उसका फर्स्ट लव थी। इतना बेचैन हो गया कि आज सीधा तुमसे मिलने के लिए ग्वालियर पहुंच गया। दोस्त ऐसे ही होते हैं ध्रुव। दोस्त? और मैं क्या हूँ? Perhaps I'm not even your friend। और कल तो तुमने स्टेशन पे बोल भी दिया कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझसे लड़ना बंद करोगे या नहीं? अच्छा ओके, बट देन व्हाई डिड यू कॉल मी? Because you kept calling me। मैं बस इतना जानना चाहता था कि तुम घर ठीक ठाक पहुंच गई हो या नहीं। थैंक्स, मैं पहुंच गई थी। और बाय द वे, तुम तो इंदौर के लिए निकलने वाले थे ना? हाँ, वो सबका पचमढ़ी का प्लान बन गया था और स्वाति को घूमना था तो यहाँ आ गए। हाँ, सही बात है। स्वाति की बात तो माननी पड़ेगी ना, तुम्हारी वाइफ जो है। संस्कृति की इस बात से ध्रुव बुरी तरह चिढ़ गया। या, शी इज माई वाइफ। एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? गो देन, गो एंजॉय विथ योर वाइफ। और हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना, तुम्हें बार बार कॉल करने के लिए। आई एम सॉरी अगेन। अब कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाय। हाँ, बाय। संस्कृति ने गुस्से से फोन काट दिया। पता नहीं क्यों किया इस बेवकूफ को कॉल। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। उधर ध्रुव भी भड़क रहा था। हाँ, दोस्त ऐसे ही होते हैं ध्रुव। मुझे बना रही है। तभी स्वाति गुफा से बाहर आई। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे ध्रुव वहीं आगे खड़ा हुआ खुद से बातें करता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास आई। ध्रुव, तुम यहाँ खड़े खड़े अकेले किससे बात कर रहे हो? ध्रुव बोलते बोलते थम गया और उसने मुड़ के स्वाति को देखा। नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, कल हम सुबह इंदौर डेफिनेटली निकल रहे हैं, टाइम से उठ जाना। ओ बाय द वे, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। तुम्हारी आदत है देर तक सोने की। मेरी आदत? आज सुबह तुम्हें किसने उठाया? तुम तो मौसी के कमरे में घोड़े बेच के सो रही थी। ओ हेलो, मैं उठने ही वाली थी। तुम आज जल्दी क्या उठ गए? लेक्चर देने लगे? एक दिन जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं रोज जल्दी उठता हूँ। यू डोंट नो। ओके, कल सुबह पता चल जाएगा। अच्छा, अब लड़ना छोड़ो, लेट्स गो इनसाइड। यार, मुझे अंदर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मगर क्यों? डर तो नहीं लग रहा तुमको? डरो मत, अंदर कुछ नहीं करना, बस कुछ पिक्सी तो लेनी है। चलो ना, नखरे मत करो, सब वेट कर रहे हैं। स्वाति ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे गुफा के अंदर ले गई। अंदर सभी उसका वेट कर रहे थे। भाई तुम कहाँ रह जाते हो? जब देखो गायब। अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस से फोन आ गया था। लाओ मुझे अपना मोबाइल दे दो, कोई भी फोन आएगा मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं मौसा जी, आई कैन हैंडल। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, कोई फोन वोन नहीं आएगा। जब ग्रुप फोटो हुई तो जहां सभी के चेहरे पर बड़ी हंसी थी, वहीं ध्रुव के चेहरे पे तेज गुस्सा छाया हुआ था। उसके बाद ध्रुव ने ना अपना फोन चेक किया और ना संस्कृति के बारे में कांचन से बात की। वो पूरे समय फैमिली के साथ ही रहा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी पहाड़ी के पास जाके जोर से अपना नाम पुकारता, तो कभी स्वाति को उठा के उसे घुमाने लगता। बाद में वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाने लगा। उसकी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोग भी उसे ही देख रहे थे। क्या हो गया है इसे? गांजा फूक लिया है क्या? एंजॉय कर रहा है मौसा जी, करने दो। स्वाति ने एक पहाड़ी पर चढ़कर ध्रुव को आवाज लगाई। ध्रुव, व्हाट आर यू डूइंग? गिर जाओगे। फिर स्वाति ध्रुव के पास गई और उसे जबरदस्ती पहाड़ी से नीचे उतारा। मौसा जी दूर से उन्हें देख रहे थे। इस लड़के को तो बस यही लड़की कंट्रोल कर सकती है। सभी को मौसा जी की बात पर हंसी आ गई। लौटते समय ध्रुव वापस बस में पीछे वाली सीट पे चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से ज्यादा ना बात की। सभी थक चुके थे और मौका पाके सभी ने झपकियां लेना शुरू कर दिया। रात के 11 बजे सभी वापस इटारसी पहुंचे। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव और स्वाति सभी से विदा लेकर स्टेशन पहुंचे। निखिल ने दोनों को स्टेशन के बाहर छोड़ा। अच्छा लगा यार तू आ गया, मौसी मौसा जी भी आ जाते तो मजा आ जाता। अरे यार, पापा की तबीयत गड़बड़ नहीं होती ना तो पक्का सब आते। हमारी शादी में आप सभी को लेके आना। देखिए, मैं भी आई ना आपकी शादी में। हाँ, आपका आना तो फिल्मों में पुलिस की एंट्री जैसा रहा। एंट्री तब हुई जब सब खत्म हो गया। बट आई एम हैप्पी कि आप आई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ट्रेन आने वाली है तो हम लोग निकलते हैं। हाँ हाँ, मिलते हैं तेरी शादी में, जोरदार धमाका करेंगे।
ध्रुव ने कार से सामान निकाला, निखिल से गले मिलकर उसको बाय कहा और स्वाति के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। दोपहर के लगभग 12 बजे के करीब दोनों इंदौर पहुंच गए। ध्रुव और स्वाति का घर एक ही कॉलोनी में था। दोनों ने स्टेशन से टैक्सी ली और ध्रुव ने स्वाति को पहले उसके घर पे छोड़ा। चलो बाय, शाम को घर आती हूँ, ठीक है? हाँ। फिर 2 मिनट बाद ध्रुव अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने टैक्सी से अपना सामान निकाला और घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में बैठे उसके पापा की नजर उस पर गई। अरे ध्रुव, आ गया बेटा, सही टाइम पे आया है। ये केटरर वाले अग्रवाल जी हैं। ध्रुव ने उनको देख के सर हिला के नमस्ते किया। फंक्शन में कौन कौन सी डिश बनवानी है बता दो इन्हें। किसका फंक्शन? अरे तुम्हारी शादी का फंक्शन, वो तो हमें ही देना पड़ेगा ना। लेकिन पापा, शादी में तो अभी टाइम है ना। कहाँ है टाइम? अग्रवाल जी बहुत बिजी आदमी है, समझे? साल भर के लिए बुक रहते हैं ये। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं। पापा यार, मैं अभी थक गया हूँ, आप लोग देख लो। आ गया ध्रुव, तेरे लिए भी चाय बना दूं? नहीं मम्मी। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसे क्या हो गया? लगता है मूड ऑफ है। अरे बच्चे हैं, बहू से हो गई होगी बहस किसी बात पे, शाम तक ठीक हो जाएगा। चलिए अभी हम मेन्यू देख लेते हैं, फाइनल करने से पहले ध्रुव से पूछ लेंगे। ध्रुव की मम्मी भी वहीं बैठ गईं और दोनों अग्रवाल जी के खाने की लिस्ट चेक करने लगे। उधर कमरे में ध्रुव बैग नीचे पटक कर बिस्तर पर लेट गया। क्यों पगला रहा है साले? उसे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेन में चढ़ते समय कहा था ना, दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। तो क्यों रांझना हो रहा है उसके प्यार में? नो मीन्स नो ही होता है, कब समझेगा ये? ध्रुव तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल के मम्मी पापा के पास जाके बैठ गया। अच्छा मुझे दिखाओ मेन्यू, मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिश बनवानी है। ध्रुव की हरकत देखकर मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। ग्वालियर में संस्कृति और अंकुश ने अपने कॉलेज में घूमने का प्लान बनाया था। शाम के 5 बजे अंकुश ने संस्कृति को उसके ऑफिस से पिक किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में वो अपने कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे और संस्कृति कार से उतरकर गेट के पास गई। अरे अंकुश, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, आज छुट्टी है क्या? होगी छुट्टी, चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम मैन। अंकुश ने कार रोड के किनारे पार्क की और उतर के संस्कृति के पास आया। ये लॉक नहीं है, अपॉर्चुनिटी है कॉलेज डेज जीने की। कम ऑन संस्कृति। मतलब? अंकुश मुस्कुराया और जल्दी से गेट पे चढ़ के उस पार कूद गया। अंकुश, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा, कम ऑन, चलो, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट संस्कृति, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा। तुम भी ना वैसे के वैसे ही हो बिल्कुल। संस्कृति ने अपनी हील की चप्पलें हाथ में ली और डरते हुए गेट पे चढ़ने लगी। दूसरी साइड पे अंकुश ने उसे सहारा देकर नीचे उतार दिया। सिर्फ तुम ही मुझसे ये करवा सकते हो, अकेली होती ना तो ये हिम्मत कभी नहीं करती। यार, गेट के ऊपर से कूद के आने का मजा ही अलग है। ट्रेस पासिंग इज लव। चलो अब कहाँ चलना है? कैंटीन चलते हैं। आई थिंक कैंटीन तो बंद होगी। लेट्स गो टू द क्लासरूम, व्हाट से? ओके। दोनों कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। लालजी कॉलेज की 3 मंजिला बिल्डिंग थी जो लगभग 2 एकड़ में फैली हुई थी। कैंपस काफी बड़ा था। दोनों कॉरिडोर से लगी सीढ़ियों से चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। कॉलेज तो पूरा खाली है, अजीब है यार, सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पीछे ही तो क्वार्टर्स बने हैं ना, चला गया होगा वहां। दोनों बातें करते हुए एक क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। यही थी हमारी क्लास, रिमेंबर? यहाँ बैठता था मैं और यहाँ तुम। संस्कृति जल्दी से एक बेंच पर जाके बैठ गई। यहाँ हिंदी वाले सर के हम कितने मजे लेते थे। कभी उनका चश्मा गायब कर देते थे तो कभी उनकी बुक। बेचारे, लेकिन बड़े अच्छे थे, कभी भी डांटा नहीं करते थे। अंकुश संस्कृति के बगल में जाकर बैठ गया। बच्चा समझ के माफ कर देते थे वो भी क्या डेज थे संस्कृति, ओल्ड डेज। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। अंकुश संस्कृति के एकदम करीब था। दोनों के पैर एक दूसरे से सटे हुए थे। अंकुश ने संस्कृति का हाथ अपने हाथ में लिया। एक बात कहूं? हाँ? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। कल जब तुमसे मिला तो लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला संस्कृति। ऐसा लगा जैसे हम वहीं खड़े हैं,
जहां 15 साल पहले थे। संस्कृति मुस्कुराई। इटारसी में तो काम कल ही खत्म हो गया था। संस्कृति बाइक एक रिलेटिव के यहाँ खड़ी की और सीधे ट्रेन पकड़ के ग्वालियर आ गया। सोचा अब ज्यादा सोचने का नहीं, जाके सीधा बात करने का, और दिल की बात कहने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। संस्कृति, द प्लेस वे यू एंड आई मेट। संस्कृति की मुस्कुराहट अब थोड़ी सी घुलने लगी थी। वो अंकुश को अब बस देख रही थी, जैसे शांत हो कि वो क्या कहने वाला है। डोंट यू थिंक लाइफ इज गिवन अस अ सेकंड चांस? मेरी लाइफ में कोई नहीं है और तुम्हारी लाइफ में भी कोई नहीं है संस्कृति। क्या हम एक साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? ये सुन के संस्कृति का दिल थम गया। उसकी आंखों में ध्रुव का चेहरा उभर आया। ध्रुव के ख्याल में डूबी संस्कृति कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अंकुश ने उसका ध्यान खींचा। संस्कृति, कहाँ खो गई हो? हे! हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? क्या सोच रही हो? अंकुश की बातों ने संस्कृति की उलझने और बढ़ा दी थी। उसने अपने आप को थामा और अंकुश के हाथ पर हाथ रखा। अंकुश, तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं कैसे तुम्हें... I can understand संस्कृति। तुम इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो। Take your time। कोई जल्दी नहीं है। I can wait। संस्कृति ने उसको हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ जाना है? चलो फिर लैब का भी चक्कर मार लेते हैं, जहां हमने प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके साथ मस्ती की थी, रिमेंबर? दोनों मुस्कुराते हुए उठे और क्लासरूम के बाहर आ गए। उन्होंने लैब की तरफ चलना शुरू किया। अच्छा सुनो, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, लाइक टेकिंग ऑफ। कल? इतनी जल्दी? हाँ, यू नो, काम को और नहीं लटका सकता। एंड पापा के भी कई फोन आ चुके हैं। ही इज बीन इंसेसेंटली कॉलिंग मी। फिर दोनों ने बातें करते हुए कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा किया। कॉलेज से निकलने के बाद दोनों ने उन गलियों और बाजारों के चक्कर भी लगाए जहां वो अक्सर घूमा करते थे। घूमते घूमते रात के 9 बज चुके थे। अंकुश ने संस्कृति को उसके घर छोड़ा। हे संस्कृति, यू मेड माई डे। इतने सालों बाद तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करके दिल फिर से जवान हो गया। दिल तो हमेशा जवान ही रहता है अंकुश, और तुम तो हर मामले में अभी भी जवान हो। कल दिल्ली पहुंच के कॉल करता हूँ। चलो बाय। अरे व्हाट बाय? भूल गए डिनर करना है। मम्मी तुम्हारा वेट कर रही हैं। चलो कार पार्क करो और अंदर चलो जल्दी। ओ हाँ, देखो तुम्हारे चक्कर में सब भूल गया मैं। अंकुश के बात करने के तरीके में संस्कृति की तरफ बहुत अपनापन झलक रहा था। संस्कृति ने भी ये बात महसूस की, लेकिन कुछ नहीं बोली। अंकुश ने वहीं घर के आगे कार पार्क की और दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। मम्मी कहाँ हो? हम आ गए हैं। अंकुश तुम बैठो, बस मैं अभी आई। संस्कृति अपने कमरे में गई, वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोए और इतने में उसकी मम्मी ने अंकुश को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और संस्कृति को आवाज लगाई। सुक्कू आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर निकली और सीधे किचन में चली गई। मम्मी मैं प्लेट लगा देती हूँ। संस्कृति ने कैबिनेट से प्लेटें, कटोरी और चम्मच निकाले और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। अंकुश उसी को देख रहा था। अच्छा, प्लेटें लगाना आता है तुम्हें? हाँ हाँ, वेरी फनी। इतने में मम्मी किचन से गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी लेकर आई और उन्होंने अंकुश और संस्कृति को खाना परोसा। वाओ आंटी, खुशबू से समझ आ रहा है कि खाना कितना जबरदस्त है। आई कैन ईट योर फिंगर्स टू। पहले खाओ तो फिर तारीफ करना। आंटी आप भी बैठिए ना। कम प्लीज सिट। अंकल नहीं दिख रहे? हाँ, कुछ ही देर में आते होंगे। तुम दोनों खाना शुरू करो, मैं आती हूँ। संस्कृति अंकुश के बगल में बैठ गई और दोनों ने खाना शुरू किया। वाओ वाओ, यम आंटी, वेरी टेस्टी। आंटी के हाथ का स्वाद तो वैसा का वैसा ही है। जस्ट द सेम ओल्ड डेज, सेम ओल्ड आंटी। संस्कृति हंसती। कुछ देर में उसकी मम्मी भी टेबल पर आकर बैठ गई।
भाई अंकुश, अपनी इस फ्रेंड को समझाओ कि अब शादी कर ले, बहुत हो गया, कब तक अकेली रहेगी? क्यों आंटी, सिंगल रहने में क्या दिक्कत है? संस्कृति अगर शादी नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई है? हर शादी सक्सेसफुल हो ये भी तो जरूरी नहीं। मुझे ही देख लीजिए, लुक एट मी। अंकुश जिस बात को छुपाना चाहता था वही उसकी जुबान पर आ गई। ये एहसास होते ही वो बोलते बोलते चुप हो गया। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? अंकुश चुप था। संस्कृति ने धीरे से मम्मी को कहा, अंकुश का डिवोर्स हो गया है मम्मी। ओह अच्छा। थोड़ी देर डाइनिंग टेबल पर चुप्पी बंधी रही। फिर मम्मी ही बोल पड़ी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, दोबारा शादी कर सकते हो। अच्छी लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, अपने आसपास ही मिल जाएंगी। संस्कृति अपनी मम्मी की बात का मतलब समझ गई थी। उसने गुस्से से उनकी ओर देखा और इशारे से शांत रहने के लिए कहा। फिर किसी ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ दिनों में ध्रुव का गुस्सा कुछ कम होता दिखाई दिया, लेकिन संस्कृति की यादों ने वापस उसे घेरना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे शादी की डेट करीब आ रही थी, वो उसे उतना ही परेशान करने लगा था। वो इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले ध्रुव अपने पापा के पास गया। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी तो बेटा मैं अर्जेंट काम से निकल रहा हूँ, तुम भी ऑफिस हो आओ, शाम को आराम से बात करते हैं, ठीक है? ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। शाम को जब सभी खाना खाने बैठे, ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी शादी से पहले यही कहता था, लेकिन की ना शादी। पापा, आप समझ नहीं रहे हो, अभी मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्या, अभी शादी नहीं करना चाहते? ये क्या बात हुई? मैं 1-2 साल और रुकना चाहता हूँ। अच्छा, जब शादी के कुछ दिन बचे हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, तब जाके तुझे ये दिव्य ज्ञान हुआ है। 1-2 साल में क्या हो जाएगा ध्रुव? सिर्फ अपनी मत सोच, हम लोगों की भी सोच। बहू घर में आएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम दोनों तो दिन भर बाहर ही रहते हो। शादी का कार्ड कल फाइनल करने चलना है, 12 बजे का बोल दिया है कार्ड वाले को, तैयार रहना। लेकिन तू शादी से डर क्यों रहा है बेटा? शादी इतनी भी डरावनी नहीं होती। अरे क्या कह रहे हो ध्रुव, तुम लोगों की लड़ाई हुई है क्या? जब भी स्वाति से झगड़ के आते हो इसी तरह की बातें शुरू कर देते हो। मैं कहती हूँ थोड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है, ऐसे नहीं घबराते। हम लोगों को देखो, हम अभी तक लड़ते हैं। ध्रुव समझ गया कि उसके मम्मी पापा उसकी बात नहीं समझेंगे और वो चुप हो गया। तभी उसका फोन बजा। उसने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो स्वाति का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह सुबह स्वाति ध्रुव के घर पहुंची। छुट्टी का दिन था। उस वक्त ध्रुव के मम्मी पापा छत पर वॉक ले रहे थे। ध्रुव अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए चाय पी रहा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए स्वाति को बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने इधर उधर झांका और सीधे ध्रुव के कमरे में चल दी। तुमने रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? स्वाति की यूं अचानक आवाज सुन के ध्रुव के हाथ से चाय का कप थोड़ा फिसला। उसने स्वाति को देखा। अरे यार, तुम कभी भी आ धमकती हो। अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था, और वैसे भी अब ये घर मेरा भी होने वाला है। अंदर आने के लिए ना मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बताओ, फोन क्यों नहीं उठाया? ध्रुव ने बिस्तर पे रखा न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने का नाटक करने लगा। साइलेंट पे था। तो कॉल बैक तो करना था। अरे भूल गया, फिर मुझे नींद आ गई। तो सुबह उठ के क्यों नहीं किया? यार स्वाति, मैं करने ही वाला था कि तुम आ गई। लायर, तुम मुझे फोन नहीं कर रहे थे, बल्कि आराम से बैठ के चाय पी रहे थे। देखो ध्रुव, हमारी शादी हो रही है, बट इट डजंट मीन कि तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लो। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी तुम मुझे हमेशा एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो और वैसे ही अटेंशन दो। शादी के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहने वाली क्या? What do you mean? तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? अरे अगर साथ रहोगी तो 24 घंटा मिलेगा ना अटेंशन, कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वाति चुप हो गई। अच्छा वो छोड़ो, चलो आज शॉपिंग पर चलना है। कौन सी शॉपिंग यार, तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। शॉपिंग मुझे तुम्हारे लिए करनी है। हाँ, वो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगा। सॉरी, नॉट अलाउड। तुम्हारे कपड़े भी मैं ही चूज करूंगी। आफ्टर ऑल हमारी शादी है। आई कांट टेक रिस्क्स। ध्रुव ने न्यूज़पेपर बेड पे वापस रखा और एक ही घूंट में चाय पी डाली। सुनो, मुझे आज ऑफिस में अर्जेंट काम है,
कुछ ही देर में निकलना है और फिर 12 बजे पापा के साथ भी कार सेलेक्ट करने जाना है. आई विल सी यू इन द इवनिंग. ठीक है, मैं कॉल करूंगी. प्लीज अपना फोन साइलेंट पर मत रखना. हाँ नहीं रखूंगा. ग्वालियर में संस्कृति शाम को छत पे बैठे हुए अंकुश से फोन पर बात कर रही थी. तो कुछ सोचा तुमने संस्कृति? संस्कृति चुप थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे. ओके तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था. अब तुमसे नहीं पूछूंगा, सॉरी. अंकुश, पता नहीं मैं इस सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही. कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है यार. आई डोंट नो व्हाट्स स्टॉपिंग मी. आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. कंफ्यूजन तो होगा. आफ्टर ऑल पूरी लाइफ का सवाल है संस्कृति. बट इट्स ओके. जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है. नो रश बेबी. शायद मैं ही तुम पर प्रेशर बना रहा हूँ, लेकिन अब नहीं बोलूंगा. नथिंग एट ऑल. थैंक यू. अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ. ओके बाय, टेक केयर. संस्कृति ने भारी दिल से फोन रखा. बेटा ये लो गर्मा गर्म पकौड़े. अरे वाह, इसलिए तो मैं शादी नहीं कर रही मम्मी. ससुराल में कौन खिलाएगा मुझे रोज रोज मेरी मनपसंद चीजें. टेंशन मत ले, हम घर जमाई ढूंढ लेते हैं. फिर तेरी और दामाद जी की दोनों की खातिरदारी होगी. संस्कृति ने हंसते हुए 2-3 पकौड़े अपने मुंह में डाल लिए. अरे धीरे खा, गरम है, मुंह जल जाएगा तेरा. लेके कोई भाग नहीं रहा है. और किसका फोन था? अंकुश का. क्या कह रहा था? संस्कृति ने कुछ सेकंड सोचा. कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया था हालचाल पूछने के लिए. मुझे लगता है वो तुझे अभी भी पसंद करता है. मम्मी यार, अब फिर मत शुरू हो जाना. शादी कर ले, कब तक कैसे बैठेगी? 35 की हो गई है, अकेले कैसे कटेगी जिंदगी? माँ ने उसके मुंह पे हाथ रखा. चुप कर, मेरी नकल करती है. संस्कृति जोर से हंस पड़ी और अपनी माँ के गले लग गई. इंदौर में ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो उसने सीधे स्वाति से बात करने का सोचा. एक दिन सुबह स्वाति जब उसके घर आई, उसने कायदे से स्वाति को अपने सामने बिठाया. अच्छा स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मुझे भी करनी है. लेडी संगीत के लिए हम दोनों ने एक बार भी डांस रिहर्सल नहीं की है ध्रुव. आज पूरे दिन हम डांस प्रैक्टिस करेंगे. मुझे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना है एक्चुअली. ओह, टुडे इज संडे बाय द वे. और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि संडे को तुम्हारा ऑफिस बंद रहता है. ओह आई फॉरगॉट. पापा के साथ भी तो जाना है हॉल देखने. वो सब हो चुका है. राज पैलेस होटल बुक कर दिया है. तुम्हें कुछ पता भी है? शार्प 11 AM विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैंने कुछ सॉन्ग सेलेक्ट करके रखे हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टू. और मैं अभी जा रही हूँ, 11 बजे आती हूँ, ठीक है? रेडी रहना. पर स्वाति. कोई बटवट नहीं, बी रेडी, मैं आती हूँ. इतना कह के स्वाति वहां से चली गई. इसके सामने तो मुंह खोलना ही बेकार है. साले ध्रुव, अगर जल्दी तूने कुछ नहीं किया ना, तो समझ ले तेरी लाइफ की तो लगने वाली है. अगले दिन से घर पे मेहमानों का आना शुरू हो गया. मौसा जी, निखिल और कांचन, निखिल के मम्मी पापा सभी पहुंच गए. स्वाति ने सभी को संगीत फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया. कुछ लोग तो एक बार में ही मान गए और कुछ लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पटाया गया. 2 दिन तक सभी ने अपने अपने जोड़ीदार के साथ जम के प्रैक्टिस की. 2 दिन बाद जब संगीत के फंक्शन का दिन आया, तो सभी ने जोश के साथ अपने अपने गानों पे परफॉर्म किया. ध्रुव की मम्मी पापा को खास करके उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए तालियां मिली. अंत में ध्रुव और स्वाति की बारी आई. सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत उत्सुक थे. अब परफॉर्म करने आ रहे हैं जिनके लिए महफिल सजी, ये फंक्शन हुआ, जिनके बिना ये शानदार शाम नहीं हो पाती. हम सबके प्यारे दूल्हा दुल्हन ध्रुव एंड स्वाति. स्वाति झट से उठी और तेजी से स्टेज पर आ गई. लेकिन ध्रुव, जो कुछ देर पहले तक अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वो अब अपनी चेयर पे नहीं था. सभी ने ध्रुव का नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन ध्रुव कहीं भी नहीं था. अब सबके चेहरों पे टेंशन आ गई. कितने लोगों ने तो ध्रुव का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था. होटल के सभी कमरों में उसे ढूंढा गया, हर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन ध्रुव का कहीं पता नहीं चला. इस भागम भाग के बीच मौसा जी बोल पड़े. लगता है भाग गया. ये सुनते ही स्वाति के होश उड़ गए.
मौसा जी की बात सुन के सिर्फ स्वाति ही नहीं बल्कि सभी टेंशन में आ गए। ध्रुव की माँ ने उसका बचाव किया। अरे नहीं नहीं, यहीं कहीं होगा, मजाक कर रहा होगा। वो क्यों भागेगा? डांस की तो उसने जम के प्रैक्टिस की थी बहू के साथ। ध्रुव के पापा गुस्से में थे। लेकिन ये कोई तरीका है? ऐसे टाइम में कौन मजाक करता है? कहीं जाना भी हो तो बता के जाता। अगर वो कुछ देर में लौट के नहीं आया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी भर उसका चेहरा नहीं देखूंगा मैं। पापा की धमकी सुन के ध्रुव की माँ घबरा गई और वो वहीं आसपास खड़े परिवार की लड़कों की ओर मुड़ी। यहाँ क्या खड़े हो? जाओ ढूंढो भैया को। देख नहीं रहे ताऊ जी का गुस्सा? स्वाति अब तक स्टेज से नीचे आ चुकी थी और बुरी तरह रो रही थी। हमने कितनी डांस की प्रैक्टिस की थी, हमारी परफॉर्मेंस का क्या होगा? रोते रोते वो लगातार ध्रुव का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन फोन ऑफ आ रहा था। फोन भी बंद है, कहीं सच में तो नहीं भाग गया? ध्रुव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I'll kill you। स्वाति होटल में बुक किए गए अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके साथ उसकी मम्मी और ध्रुव की मम्मी भी उसे तसल्ली देते हुए चलने लगे। चुप हो जा बेटा, आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। संगीत के फंक्शन से भाग के ध्रुव ने एक ऑटो पकड़ा और सीधा स्टेशन के लिए रवाना हो गया। लगभग 30 मिनट में वो स्टेशन पहुंच गया था। उसने ऑटो वाले को जल्दी जल्दी पैसे दिए और टिकट काउंटर की ओर भागा। काउंटर पे लंबी लाइन थी और वो थोड़ा बेचैन हो रहा था। जब उसका नंबर आया तो उसने ग्वालियर की ट्रेन की टिकट ली और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन का वेट करने लगा। थोड़ी देर में उसे भूख और प्यास दोनों लगने लगी। टेंशन में उसने पूरा दिन ज्यादा कुछ खाया नहीं था। उसने वहीं पास के एक टी स्टॉल से समोसे और पानी की बोतल खरीदी और एक खाली बेंच पे जाके बैठ के समोसा खाने लगा। पेट में समोसे गए तो दिमाग ने दौड़ना शुरू किया। ग्वालियर पहुंच के सीधा संस्कृति से बात करूंगा। आई नो स्वाति, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस, बट ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल था। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी करी लेकिन तुमने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। ध्रुव ने रेल की पटरी पे नजर दौड़ाई तो दूर से उसे अपनी ट्रेन आती हुई दिखी। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। उसने अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। पानी पीते पीते उसने जब प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट की ओर नजर दौड़ाई तो उसे निखिल और कांचन आते हुए दिखे। अरे मर गए। वो जल्दी से भीड़ में छुपता हुआ दूसरी साइड चलने लगा। निखिल और कांचन दोनों ही भीड़ में ध्रुव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव प्लेटफॉर्म के एकदम आखिरी छोर पे पहुंच गया था, जहां जाके उसके कदम रुक गए। उसने मुड़ के देखा तो कांचन और निखिल तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। वो उसको देख चुके थे। इन कमीनों को भी ना अभी आना था। कांचन और निखिल हांफते हुए उसके पास पहुंचे। ये क्या पागलपन है भाई, कहाँ भाग रहे हो? चलो वापस। मैं संस्कृति से मिलने ग्वालियर जा रहा हूँ। आई लव हर। ये तुझे अभी ख्याल आया जब 4 दिन बाद शादी है? अरे शादी हुई तो नहीं है ना, अभी भी टाइम है। मैं संस्कृति से जाके बात करूंगा। ध्रुव, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सरासर बेवकूफी है। Nobody knows संस्कृति better than me। आपको क्या लगता है आप वहाँ जाएंगे, प्रपोज करेंगे और वो शादी के लिए हाँ कर देगी? ऐसी बात नहीं है भाभी। आई नो शी लाइक्स मी टू। मुझे मालूम है वो मेरी शादी के कारण पीछे हट रही है। एक रात में आप उसे इतना जान गए? कम ऑन ध्रुव, मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम 5 साल के थे। इतनी गहरी दोस्ती है हमारी। संस्कृति शादी को लेके कभी भी श्योर नहीं रही, वरना अभी तक उसकी शादी हो चुकी होती। उसका ब्रेकअप भी इसी चक्कर में हुआ। उसका एक्स उससे शादी करना चाहता था बट शी डिडंट वांट शादी। भाई देख, वहाँ मौसा जी ने धमकी दे रखी है। अगर तू वापस नहीं आया तो वो दोबारा तेरा चेहरा नहीं देखेंगे। इसी बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हॉर्न देते हुए आई और रुक गई। ध्रुव कांचन और निखिल की बातें सुन के कंफ्यूज हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसके पापा का गुस्से से भरा चेहरा मंडरा रहा था। लेकिन फिर उसने अपने कदम ट्रेन की ओर बढ़ाए। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंचन ठीक कह रही है ध्रुव, तू यहाँ से भी जाएगा और वहां से भी। जोश से नहीं, होश से काम ले। स्वाति इज परफेक्ट फॉर यू। फालतू के पंगे मत ले, दोनों फैमिलीज की लग जाएगी। चल। 2 मिनट रुक के ट्रेन अब ग्वालियर की ओर बढ़ने लगी।
चलो ध्रुव, क्या सोच रहे हो? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और भारी दिल से उनके साथ चल पड़ा। ध्रुव को लेके निखिल और कांचन वापस उसी होटल पहुंचे जहां संगीत का फंक्शन था। हॉल में घुसते ही उन्होंने देखा स्टेज एकदम खाली पड़ा था। सभी यहां वहां चेयर पे बैठे थे और कुछ लोग तो खाने में बिजी हो गए थे। हॉल के एक ओर ध्रुव के पापा लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सवालों से बचने के लिए ध्रुव की मम्मी और दूसरे करीबी रिश्तेदार अपने अपने कमरों में जाके बैठ गए थे। स्वाति भी अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी। हॉल में लोगों की आपस में बातें चलने लगी थी। परिवार की नाक कटवा दी, दूध पीता बच्चा तो नहीं है, शादी नहीं करनी थी तो बोल देता। कितना खर्चा हो गया, कार्ड्स बढ़ चुके हैं। ध्रुव की माँ तो बेचारी सदमे में आ गई है, ना किसी से बात कर रही है ना मिल रही है। कांचन और निखिल ध्रुव को अंदर लेके गए। हॉल में बैठे सभी का ध्यान उन पर गया। मौसा जी जोर से चिल्ला पड़े, ध्रुव आ गया? स्वाति बेटा, भाई साहब, दीदी, जल्दी आओ। सभी लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के ध्रुव की ओर भागे। ये खबर हर कमरे तक भी पहुंच गई कि ध्रुव वापस आ गया था। जैसे ही स्वाति ने ये खबर सुनी, उसकी जान में जान आई। बाहर सभी ने ध्रुव को घेर लिया और उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ चले गए थे भाई? किसी ने कुछ कह दिया था क्या? तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? शादी नहीं करनी क्या? तभी निखिल और कांचन ने सबको शांत किया। अरे आप लोग प्लीज रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नर्वस हो गया था बेचारा परफॉर्मेंस के नाम से। स्वाति बेटर डांसर है ना, इसीलिए। हाँ, ध्रुव को लगा उनका डांस देख के सब मजाक उड़ाएंगे, बस इसीलिए फंक्शन छोड़ के चले गए। कॉन्शियस हो गए थे। लाइफ में एक ही बार तो शादी होनी है, अगर डांस परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। क्यों ध्रुव, राइट ना? ध्रुव गुमसुम था, बिल्कुल चुप। उदासी में उसका सर झुका हुआ था। तभी अंदर से स्वाति भागते हुए आई। ध्रुव, where were you? क्या हुआ, तुम भागे क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो। स्वाति प्लीज रिलैक्स। ध्रुव भागे नहीं थे, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने चले गए थे। वो डांस परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया इन्होंने। यहीं थे होटल में, अलग से रिहर्स कर रहे थे। डोंट वरी, अब सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है। अब तुम लोग जाओ एंड गेट रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। चलिए सब बैठ जाइए। स्वाति और ध्रुव अब परफॉर्म करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। थोड़ी देर में ध्रुव फ्रेश होकर आया। उसके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई थी। लग गई है तेरी लाइफ की। ये सब सोच रहे हैं कि ये मेरी खुशी में शामिल होने आए हैं। सालों तुम मेरी बर्बादी में आए हो। खत्म हो गया अब सब कुछ। लेकिन ठीक है, इस बर्बादी का भी ऐसा जश्न मनाऊंगा कि याद रखोगे। ध्रुव स्वाति के साथ स्टेज पे चढ़ा। सभी की नजरें उन दोनों पर थीं। ध्रुव ने स्वाति का हाथ अपने हाथ में लिया और जोर से चिल्लाया, म्यूजिक। म्यूजिक शुरू होते ही वो इस कदर नाचा कि थोड़ी देर बाद सब स्वाति को भूल के उसी को देखने लगे। सिर्फ निखिल और कांचन थे जो उसके दिल की हालत समझ पा रहे थे। स्वाति ने इशारे से और कभी धीरे से बोलकर ध्रुव के डांस स्टेप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी देर में स्वाति भी परेशान होकर साइड में खड़ी हो गई और ध्रुव का डांस देखने लगी। स्टेज के पास बैठे मौसा जी ध्रुव का डांस देख के उछलने लगे और ध्रुव के पापा के पास आ गए। भाई साहब, ध्रुव क्या शानदार नाचता है, मुझे तो पता ही नहीं था। बहू को भी पीछे छोड़ दिया, बेकार में ही डर रहा था। तो आखिर बेटा किसका है? आपका है जी। आपने इसे डांस सिखाया क्या? ना, इसकी मम्मी ने। हम दोनों को ही उंगलियों पर नचा रही है शुरू से। ग्वालियर में सुबह सुबह संस्कृति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसकी माँ किचन में उसका टिफिन तैयार कर रही थी। तभी घर की बेल बजी। माँ ने किचन से निकल के दरवाजा खोला तो देखा कुरियर वाला था। उसने एक बड़ा सा लिफाफा माँ को पकड़ाया और चला गया। लिफाफे पे संस्कृति का नाम लिखा था। संस्कृति, बेटा तुम्हारे लिए कोरियर आया है। संस्कृति अपने कमरे से बाहर आई। मेरे लिए? उसने लिफाफा लिया और खोलने लगी। उसके अंदर एक शादी का कार्ड था जिस पर लिखा था ध्रुव वेड्स स्वाति। ये पढ़ते ही जैसे संस्कृति को झटका सा लगा। किसकी शादी का कार्ड है? ध्रुव, वो कंचन का देवर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
अरे हाँ, कब है शादी? तुम जाओगी? संस्कृति ने अपने आप को संभाला और कार्ड वहीं टेबल पर रख दिया। नहीं, चलो बाय, लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। टिफिन तो लेती जा, अभी लाई। माँ जल्दी से किचन से टिफिन लेके आई। संस्कृति ने टिफिन लिया और तेजी से बाहर निकल गई। संस्कृति रास्ते भर कार चलाते हुए ध्रुव के बारे में सोचती रही। इसी सोच में डूबी संस्कृति ऑफिस पहुंची। उसने काम शुरू तो किया, लेकिन काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। बार बार ध्रुव की शादी का ख्याल उसके मन को कचोड़ रहा था। उसने फिर अपना मोबाइल उठाया और ध्रुव को मैसेज किया। Congratulations. कुछ ही सेकंड में ध्रुव का जवाब आ गया। थैंक्स। कार्ड मिला? Yeah, got it today. तुम आ रही हो ना? I'm not sure. No, you have to come. अरे वो ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है थोड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कंचन भाभी से बात करता हूँ। I'll try to come. No try, you're coming. संस्कृति ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर वापस मैसेज किया। Okay, I'll come. अच्छा, गुड, थैंक्स। चलो बाय, अभी ऑफिस में हूँ मैं। ओके, कॉल मी व्हेन यू रीच इंदौर। संस्कृति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने मोबाइल साइड में रखा और आंख बंद करके टेबल पर सर रख के बैठ गई। क्यों मैसेज किया मैंने? तभी वहां से प्यून गुजरा और उसकी नजर संस्कृति पे गई। क्या हुआ मैडम? की हालचाल? सब ठीक ठाक? संस्कृति ने सर उठा के उसकी ओर देखा। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बस सर में दर्द है। मैं आपके लिए अदरक वाली स्पेशल चाय लेके आता हूँ, सर दर्द यूं ही भाग जाएगा। प्यून के जाने के बाद संस्कृति ने किसी तरह अपने मन को काम में लगाने की कोशिश की। शाम को जब संस्कृति घर वापस लौट रही थी, उसका फोन बजा। उसने बगल की सीट से फोन उठाया तो देखा अंकुश का कॉल था। उसने फोन का स्पीकर ऑन किया। हाय अंकुश, हाउ आर यू? हे, आई एम गुड। तुम कैसी हो? बस अभी ऑफिस से निकली हूँ, हेडिंग होम। बाद में कॉल करूँ, शुड आई कॉल बैक? नो, इट्स ओके। यू नो मम्मी आज सुबह ही पूछ रही थी कि अंकुश का ग्वालियर अब कब आने का प्लान है। वो तुम्हें कड़ी चावल खिलाना चाहती हैं। याद है कॉलेज के टाइम पे तुम्हें कड़ी चावल बहुत पसंद थे? या, इट्स स्टिल माय फेवरेट। आंटी से कहना दिल्ली से लौटते हुए आऊंगा। ओके। दोनों फिर कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर अंकुश ने बात शुरू की। वैसे सच कहूं संस्कृति, मैं तो सारी उम्र तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो कुकिंग करती ही नहीं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। संस्कृति, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ खाना खाने को तैयार हूँ। मच बेटर। ओके, बोलो कब से खाना है साथ में? ये सुनते ही अंकुश खुशी से उछल पड़ा। क्या? आर यू सीरियस? मैं मजाक नहीं करती अंकुश। तो आर यू इज योर आंसर यस? हाँ, यस। संस्कृति के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी दर्द से थोड़ी राहत मिली। उसने फोन रखा और कार की स्पीड बढ़ा ली।